इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर देखें। एक सप्ताह बीत चुका था। मीरा को अपनी पढ़ाई की भी चिंता सता रही थी। लॉ का एंट्रेंस अच्छा ही हुआ था। आखिर उसने 1 साल दिल्ली में रहकर कोचिंग जो ली थी। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ाई में कमज़ोर स्टूडेंट थी। स्कूल टाइम में उसका नाम जहाँ टॉपर की लिस्ट में शुमार था, तो क्लास 10th में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उसके कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ उसे भी लगभग तोड़ सा दिया था। अभिमान राजवंशी मीरा के पिता उसकी पढ़ाई में कोई कटौती नहीं बख्शना चाहते थे और इसलिए तो उसे कोचिंग के लिए दिल्ली तक भेज दिया था। सानू जहां अब ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से बीएससी सेकेंड ईयर में आ चुकी थी, तो वहीं मीरा 12th के बाद एंट्रेंस की तैयारी के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। मीरा की लाइफ में फ़िलहाल सब था। अर्जुन का प्यार, वीर जैसा बड़ा भाई, दादा दादी का प्यार जो कुछ दिनों के लिए चाचा चाची के पास गए हुए थे, सानू जैसी बेस्ट फ्रेंड और उसे समझने वाली और हमेशा उसका ख्याल रखने वाली उसकी माँ। ऐसा नहीं था कि उसके पिताजी मीरा से स्नेह नहीं रखते, पर मीरा जैसे उस बात को भुला ही नहीं पा रही थी। रिज़ल्ट कुछ दिनों बाद आने वाला था। बहरहाल मीरा आज अकेले ही पास वाले शिव मंदिर आई हुई थी। पूजा के पहले वह एक पेड़ के नीचे बने बेंच में बैठ गई थी। उसने मैरून अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें किनारों पर गोल्डन धागों से कढ़ाई की हुई थी तथा सर पर दुपट्टा लगाए वह गेंदे के कुछ फूलों से एक बहुत ही सुंदर माला गूंथ रही थी। अक्सर मीरा ऐसा ही तो करती है। उसे खरीदे गए माला से अच्छा हाथों से बनाए गए माला को चढ़ाना अच्छा लगता है। वह एक एक फूल को माला में गूंथते जा रही थी, पर आज उसका मन उदास था। आते वक्त ही तो उसने कुछ स्कूली बच्चों की टोली देखी थी और उसे देखकर न चाहते हुए भी उसके आसपास काफ़ी कुछ घूम गया था। उसने ठंडी आह ली और पूरे तन्मयता से अपना ध्यान यहाँ लगाने लगी। उसकी माला पूरी तरह से बन चुकी थी। वह उठी और पूजा करने लगी। आखिर अब जाकर उसे कुछ राहत सा एहसास हुआ। वह ईश्वर को मानती है। उसे एहसास होता है कोई रोशनी है जो उदास होने पर आगे बढ़ने का हौसला देती है, कोई शक्ति जो सीधे तौर पर रूह से जुड़ी हुई है। पूजा करके जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों से उतरी और रोड के दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क पर आते जाते गाड़ियों के बीच में थोड़ा रास्ते के खाली होने का इंतज़ार कर और रोड क्रॉस कर जैसे ही आगे बढ़ी कि एक स्कूटी उसके जस्ट आगे आकर रुक गई। यह देखकर वह हक्का बक्का सी रह गई और एक अपरिचित सा डर के एहसास से वह कांप सी गई। पर तभी सानू ने अपना हेलमेट उतारा और मीरा के पास आ गई। सानू को सामने देखकर मीरा के ने बिना सोचे समझे उसे कसकर गले से लगा लिया। तो ठीक है, सानू ने मीरा के सर सहलाते हुए कहा। उसने आज से पहले मीरा को कभी इतने डर में नहीं देखा था। मीरा बस इतना ही बोल पाई। मीरा इस वक्त जितना हो सके उतना सानू से नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसे सानू भी कहीं न कहीं महसूस कर पा रही थी। अब सानवी ने उसे ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा। चल पहले कोई कैफ़े चलते हैं, फिर घर चलेंगे। सानवी स्कूटी में बैठकर उसे भी बैठाने का इशारा करते हुए बोली। नहीं, फिर कभी, अभी घर चलें। मीरा सानवी के पीछे बैठते हुए बोली तो सानवी ने बिना किसी सवाल के हामी भर दी। रास्ते में दोनों गुमसुम सी थी। सानवी बात करना चाहती थी, पर मीरा तो जैसे खुद के अंदर बहुत सी बातों को लेकर चल रही थी। और तभी मीरा की नज़र रास्ते में किसी पर पड़ी और उसे देखकर मीरा ने अपने दुपट्टे को अपने चेहरे के और करीब कर लिया, जिसे सानवी ने भी साइड मिरर से देख लिया। पर सानू उस शख्स को न देख पाई। जैसे ही घर आया, मीरा सानवी को बिना कुछ बोले डायरेक्ट घर के अंदर चली गई, जिसे सानू को काफ़ी अजीब लगा। अब वह भी स्कूटी पार्क कर जैसे ही अंदर जाने लगी कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। सानू का दिल एक पल को धक्का सा रह गया, पर तभी वीर ने उसके सामने आते हुए कहा, क्या बात है मोहतरमा, आप तो हमारी गली ही भूल गईं। अम्मा छोड़ो हमको,
एक कंटाप धर देंगे। आशिकगिरी से पुलिसगिरी में उतर आओगे, समझे? सानू उसकी आंखों में देखते हुए बोली तो वीर ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या यार, कभी आशिकी ही नहीं करने देती? बीवी नहीं है तुम्हारी? सानू अब थोड़े गुस्से में घूरते हुए बोली तो वीर ने बिना कुछ कहे उसकी कलाई छोड़ दी और गुस्से में वहाँ से निकल गया। ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या? सानू वीर को जाते असमंजस से बोली तो जैसे उसका अंतर्मन बोल उठा, हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। सानू को अपना अंतर्मन उसके कंधे पर हाथ रख उसे बेचारगी से देखते हुए दिख गया। हम ना आज सच में बौखला ही जाएंगे। बहन, जिसे हुआ क्या समझ नहीं आ रहा, तो वहीं इसका भाई जो बिन बात के हम पे बरसने पे तुला हुआ है। सानू जैसे ही ऊपर की ओर देखते हुए बोली कि सरिता जी ने उसे देखकर कहा, मुझे भी इस घर का अब तक कुछ समझ नहीं आया, तो तुम कहाँ से समझोगी? तो वहीं जैसे ऊपर वाला कहना चाह रहा हो, इन दो भाई बहनों का कुछ समझ में आए तो मुझे भी समझा देना। अब इनकी नैया तुम्हारे भरोसे सानवी। वहीं सानवी सोचने लगी, अब वह क्या करे क्या? पर एक बात तो थी, वह मीरा की आंखों में ना तो नमी देख सकती है और ना ही डर, और अब उसे किसी भी तरीके से पता करना ही था आखिर मीरा को हुआ क्या है। पर उसके सामने यह बड़ा सवाल था कि मीरा तो खुद से बताने से रही, तो उसे बताएगा कौन? और यही सब सोचते सोचते अपने नाखूनों को चबाते चबाते उसके अपने दांत से उंगली ही काट ली। शाम हो चुकी थी। सानू ने पता करने की बहुत कोशिश की, पर उसे पता ही न चल पाया कि आखिर मीरा की उदासी का कारण क्या है। और इधर मीरा तबीयत खराब होने की बात कहकर आज पूरे दिन कमरे में बंद थी। रात के 11 बज रहे थे। मीरा सचकुचाई सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका मन बेचैन था। रह रहकर जैसे उसे कुछ याद आने लगा था। उसने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया और घुटने मोड़े बैठ गई। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसने बिना किसी देर के अर्जुन को कॉल कर दिया। अर्जुन ने जैसे ही कॉल लगाया तो नॉर्मली बातों के बाद एक लंबी सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने अचानक ही पूछ लिया, अर्जुन, कुछ हुआ है क्या? मीरा तपाक से, नहीं तो। अर्जुन तो इतनी शांत। मीरा, कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी थक गई हूँ, सो जाओ। अर्जुन, वैसे। मीरा, क्या? अर्जुन, सानू को बोलो थोड़ा कम सताने, हमें तो मौका ही नहीं मिलता मोहतरमा से टांग खिंचाई का। मीरा, अच्छा जी। अर्जुन, जी बिल्कुल। अर्जुन ने इस वक्त मीरा को बातों में उलझाकर कुछ देर के लिए उसका ध्यान भटका तो ज़रूर दिया था, पर फिर भी न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मीरा उससे कुछ कहना चाहती है। बहरहाल मीरा ने कुछ देर की बातों के बाद फ़ोन रख दिया। मीरा खुद से, पता नहीं अर्जुन, मैं क्यों नहीं बता पाई कुछ, पर उस दिन के बाद मैंने आज फिर से देखा उन्हें, काश मैं तुम्हें बता पाती। फ्लैशबैक। मीरा और सानवी उस समय क्लास 10th में थी। बोर्ड्स के प्रैक्टिकल चल रहे थे। स्कूल में ऐसा था कि रोल नंबर अल्फ़ाबेट के अनुसार आते थे। जिस दिन मीरा के प्रैक्टिकल थे उस दिन सानवी के नहीं। आज साइंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। मीरा जल्दी से तैयार होकर 2 चोटी बनाकर स्कूल जाने के लिए निकली। वह जैसे ही मेन रोड पर पहुंची, उसे सामने से अपनी दोस्त रजनी आते हुए दिख गई, जिसके साथ वह स्कूल के लिए जा रही थी। उन लोगों का स्कूल गर्ल्स स्कूल था। मीरा और रजनी जिस रास्ते से गुजर रही थी, उस रास्ते का एक इलाका सुनसान सा रहता था। वे दोनों पढ़ाई की डिस्कस करती हुई आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। एकाएक एक जगह पर कुछ लड़के खड़े दिख गए। उन लड़कों को देखकर मीरा और रजनी सहम सी गई। रास्ता सुनसान था और वहाँ खड़े 4 लड़के। उन्होंने उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ना चाहा। वे दोनों हड़बड़ी में आगे बढ़ती गई, पर तभी वे लड़के रजनी का नाम लेकर चिल्लाने लगे। मीरा और रजनी आगे बढ़ते हुए जल्दी से क्लासरूम में चली गई। वे दोनों अब क्लासरूम में पहुंची तो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसकी एक दोस्त, जिसका नाम स्वाति था, वह उन दोनों के पास आई और कहा, ठीक हो तुम दोनों? मीरा
बोल उठी, जबकि रजनी का दिल तो अब भी जोरों से धड़क रहा था। स्वाति को भी रजनी डरी सहमी सी दिख गई, तो उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकालते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पानी पीने को दिया, तो रजनी एक ही सांस में पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी। रजनी कितनी डरी हुई थी, इसे कोई नहीं समझ सकता। वह ठाकुरों के परिवार से थी और उसका परिवार बहुत स्ट्रिक्ट था। उसे कहीं न कहीं डर सा लग रहा था, कहीं उसके परिवार का जान पहचान वाला उस समय वहाँ तो नहीं था। उसके डर का असर उसके एग्ज़ाम में भी दिखा। मीरा को कहीं न कहीं रजनी के लिए बुरा सा भी फील हो रहा था। वह उसके परिवार को जानती थी। रजनी की दादी रजनी की पढ़ाई के बिल्कुल विरुद्ध थी, पर रजनी ने के जोर देने और उसकी माँ के उसके पापा को समझाने पर वे बमुश्किल रजनी की पढ़ाई के लिए तैयार हुए थे। एग्ज़ाम के बाद जब वे दोनों घर की ओर को जाने लगी कि रजनी ने अचानक ही मीरा के हाथ पर अपने हाथों को रख दिया। अब मीरा ने उसकी ओर असमंजस से देखा तो रजनी बोल उठी, प्लीज़ मीरा, तुम किसी को कुछ मत कहना। मीरा ने जब रजनी की नम आंखें देखी तो एकाएक बोल उठी, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। यह सुनकर रजनी झट से उसके गले से लग गई। उसने मीरा को बताया कि वह इस लड़के को नहीं जानती। उसने साथ ही यह भी कहा कि परिवार वालों के जानने से बात कहीं बढ़ न जाए और अगर ऐसा हुआ तो उसकी पढ़ाई पर बन सकती है। मीरा ने उसे आश्वस्त दिया कि वह कुछ नहीं कहेगी। रोज़ की तरह जब वह एग्ज़ाम देकर आई तो उसने अपनी माँ से ज़्यादा बातें नहीं की। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या उसे अपनी मम्मी को सुबह वाली घटना के बारे में बता देना चाहिए या नहीं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। मीरा ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुके थे। सानू कुछ दिनों के लिए लखनऊ गई हुई थी। मीरा ने सुबह जैसे ही एक न्यूज़ देखा कि वह शॉक्ड सी रह गई। शहर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसी केस के एक कॉलोनी के लड़के की झाड़ी में मिली संदिग्ध परिस्थितियों में लाश। आखिर यह हत्या है या आत्महत्या? अब मीरा की नज़र जैसे ही लड़के की तस्वीर पर गई कि वह हैरान सी रह गई। अरे यह तो वही लड़का है। उसने मन ही मन सोचा और भागते हुए रजनी के घर की ओर चली गई। रजनी के पापा ठाकुर रजनीश जी मीरा और उसके फैमिली को जानते थे और इसलिए मीरा झट से रजनी के कमरे में चली गई। अब जैसे ही वह रजनी के कमरे में गई कि उसे रजनी खिड़की के पास भाव शून्य सी बैठी दिख गई। वह झट से उसके पास जाकर उसके सर को सहलाते हुए बोल उठी, तू ठीक है? रजनी ने पहली बार तो कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, पर फिर वह झट से मीरा के गले लगते हुए बोल उठी, तू जानती है ना क्या हुआ? यार मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है। रजनी ने मीरा को बताया कि एक दिन उमेश गुप्ता उससे मार्केट में मिला था और उसने उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगी थी। उसका कहना था कि वह बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और एक दिन जब वह रजनी के घर के सामने से गुज़र रहा था तो अचानक ही उसकी नज़र उस पर ठहर सी गई। फिर तो जैसे रजनी का उसके छत पर इंतज़ार करना या कभी कभार रजनी को देखना उसकी आदतों में शुमार हो गया। और फिर उस दिन भी वह बस अपने दोस्तों के कहने पर उससे अपने दिल की बात कहने आया था। उसे तो खबर भी नहीं थी कि रजनी और उसकी दोस्त यूँ डर जाएंगी। उन दोनों को डरी सहमी से देखकर उसे काफ़ी ख़राब लगा और इसलिए वह माफ़ी मांग रहा है। उसका उन दोनों को डराने का कोई इंटेंशन नहीं था। रजनी ने मीरा के हाथ पकड़ते हुए कहा, पर मार्केट में एक गड़बड़ हो गई। रजनी के मामा ने उन दोनों की बात सुन ली और फिर उसके पापा को सब पता चल गया। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने सब सच सच बता दिया। उसे खबर भी नहीं थी कि उसके पापा क्या करने वाले हैं और फिर उन्होंने उमेश को मार दिया। मीरा जैसे एक तंद्रा को तोड़कर बोल उठी। मीरा घर वापस आ चुकी थी। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोर्ड्स के पहले ही रजनी की शादी तय कर दी गई।
थी और सानू को लौटने के में फ़िलहाल थोड़ा वक्त था। मीरा को हमेशा एक मलाल रह गया कि रजनी, जो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, बहुत कम एज में उसके सपनों को तोड़कर उसकी शादी कर दी गई और साथ ही उमेश के मौत को आत्महत्या साबित कर दिया गया। मीरा ने देखा था उमेश के मम्मी पापा की आंखों को, जैसे वे कहना चाहते हों उसके बेटे को समझाया भी जा सकता था, और यूं ही उसे मौत देना कहाँ तक सही था। मीरा के बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, पर फिर भी वह इस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही थी। वह पढ़ने में अच्छी थी तो सबको उम्मीद था उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। सब मीरा के पापा को मीरा की सफलता के लिए पहले से ही बधाई दे रहे थे, पर मीरा इस कदर डिप्रेस हो चुकी थी कि उसका असर उसके रिज़ल्ट पर हुआ। उसका रिज़ल्ट तो अच्छा रहा, पर वह शहर के टॉप 5 में भी जगह न बना पाई। मीरा खुद अपने स्कूल की फर्स्ट से थर्ड टॉपर बन गई। उसके घर में किसी को कोई असर नहीं पड़ता, पर दिल्ली वाले फूफा जी ने इस बार इस बात को लेकर मीरा के पापा की बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी। वीर उस वक्त नहीं था। मीरा से अपने पापा की बेइज्जती सहन न हुई और वह उल्टे फूफा जी को जवाब देने लगी, जिस बात का भी फूफा जी ने बात का बतंगड़ बना दिया। तभी से मीरा के पापा और मीरा के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई और आज तक वह भर नहीं पाई। वर्तमान खैर, मीरा का मन आज इसलिए उदास था क्योंकि आज तकरीबन 3 सालों के बाद रजनी उसके मायके आई थी, जिसे देख मीरा के मानस पटल पर फिर से वही सब बातें घूम रही और इसलिए वह मंदिर चली गई। सानवी के साथ लौटते वक्त उसकी नज़र रास्ते पर चलते उमेश के पापा पर चली गई और यही सब सोच सोचकर उसका मन उदास सा हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ भी मीरा का मन मानो शांत ही नहीं हो रहा था और फिर इसलिए वह ठाकुर रजनीश के घर रजनी से मिलने चली गई, यही सोचकर कि शायद उसके साथ थोड़ा वक्त बिताकर उसे थोड़ा बेटर फील हो। मीरा के पहुंचते ही रजनी उससे बड़े गर्मजोशी से मिली। रजनी का बेटा उस वक्त वहीं था। हालांकि वह अभी छोटा ही था, पर मीरा ने उसके सामने कुछ भी कहना सही न समझा। यूं ही कुछ देर हो गई कि उसके बेटे को रजनी की माँ आकर लेकर चली गई। इधर सानवी को चैट कहा था। वह तो बस रह रहकर यही सोचे जा रही थी कि आखिर मीरा के बदलते व्यवहार का माजरा क्या है। वह सोच ही रही थी कि उसे अपने कमरे के सामने से अपना बड़ा भाई वीरन गुजरते हुए दिख गया। अब वह वीरन के पास आई और उसे सारा माजरा कह सुनाया, तो वीरन ने पहले तो उसे घूर कर देखा। वीरन के घूर कर देखने पर सानवी ने सफाई देते हुए कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो सच में नहीं पता आखिर मीरा को हुआ क्या है। इस वक्त सानवी की आंखों में मीरा के लिए जो फिक्र थी उसे देख वीरन ने सानवी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, देख सानू, मीरा थोड़ी इंट्रोवर्ट है, तो मुझे लगता है तू उसे थोड़ा टाइम दे। अपने कंधे उचकाते हुए शायद वह खुद ही आकर तुझे सब बता दे। तब तक क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठूं? सानवी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, तो वीरन उसकी नादानी पर मुस्कुराते हुए कह बैठा, नहीं मेरी माँ, तब तक तू इस बात को न छेड़कर अपनी दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम बिता। और क्या। सानवी को भी वीरन की बात सही जान पड़ी और वह आगे उन्हें हक कर दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। जाते जाते उसे अपने बड़े भाई की बस यही बात सुनाई दी कि स्कूटी ठीक से चलाना समझी, किसी को ठोक मत देना, और वह भी लापरवाही से जी भाई बोलकर मीरा से मिलने के लिए चली गई। सानवी, अब देखेंगे बेटा, कैसे नहीं बताएगी मुझे, मेरा नाम भी सानू शर्मा है, याद रखना इस बात को। रजनी का घर। रजनी और मीरा आपस में औपचारिक बातें कर ही रही थी कि सानवी भी मीरा की माँ से उसके बारे में पूछ रजनी के यहाँ आ गई। इससे पहले कि वह उन दोनों के पास भी आ पाती कि उसके कानों में मीरा की आवाज़ सुनाई दी, रजनी तू ठीक है?
मुझे क्या हुआ है? ऐसा लग रहा था जैसे रजनी अपने दिल में छिपे दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरा मतलब है उमेश के साथ जो भी हुआ, तुम समझ रही हो ना? मीरा ने कहा तो अचानक ही रजनी, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, वह मुड़ी और उसके गले लगते हुए कहा, जानती हूँ जो भी हुआ वो गलत था और दर्द भी तो हुआ, पर तुम भी तो इसे भुला नहीं पाई। रजनी की बातें सुनकर मानो मीरा निरुत्तर ही हो गई, पर तभी सानवी ने सामने आते हुए कहा, मैं पूछ सकती हूँ ये किस बात पर चर्चा चल रही है? रजनी जहाँ सानवी को अचानक देख आश्चर्य सी थी, तो मीरा को देख ऐसे लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वह जानती थी कि शायद उसे सानवी को बता देना चाहिए। अब उसने जैसे ही सानवी से कहा कि अनेकों भाव उसके चेहरे पर आते जाते गए, पर फिर वह हाथ बांधे इत्मीनान से उन दोनों को देखने लगी। वह यह देखकर रजनी ने मीरा के कान के पास आकर कहा, मीरा, कहीं सानू को हाई वोल्टेज करंट तो नहीं लग गया? मीरा ने अब घूरकर रजनी को देखा तो वह चुपचाप सी हो गई। मीरा ने सानवी के कंधे झिझोड़ते हुए कहा, अब तुझे क्या हुआ? इस बात पर पहले तो सानवी ने खुद को संयत किया, फिर मीरा और रजनी को सामने बैठा कर कहा, तुम दोनों को क्या लगता है शहर में आग लगे हुआ और धुआं भी ना उठे? और चलो एक बार को मान भी लिया कि धुआं भले ही ना उठे, पर क्या ऐसा हो सकता है कि सानू से कोई बात छुपे? दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए, मतलब? इस बात पर सानवी ने उसके अपने गाल पर हाथ रखकर उन दोनों को देखते हुए कहा, मुझे इस बारे में बहुत पहले ही सब पता चल गया था। शायद तुम दोनों थी कहाँ? फिर पहले तो रजनी और फिर मीरा को देखते हुए, इसका तुम मान लिया ससुराल और तू यहाँ मेरी जान जा रही थी और तू पहेलियाँ बुझा रही है। मीरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, ओके तो सुनो। जैसे ही मुझे इन सब के बारे में पता चला, मैंने फ़ौरन भाई और डैड से बात की। फिर बड़ों ने समझाया और कठोर एक्शन लेने की बात कही तो ठाकुर रजनीश जी समझने लगे और फिर उन्होंने उमेश के पेरेंट्स की जिम्मेवारी ले ली और उनसे माफ़ी भी मांग ली। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शायद रजनी भी जैसे खोए हुए अंदाज में कह उठी, पर किसी की जान चली गई, इसका क्या? मीरा ने अधीर होकर कहा तो सानवी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, माना जो हुआ वो गलत हुआ, पछतावा उपाय नहीं है, पर गलती का एहसास न होना ये ज़्यादा गलत है। अंकल को गलती का एहसास भी है और उनकी जिम्मेवारी भी ले रहे हैं। माना उनके लिए उनके किए को जायज़ नहीं ठहरा सकते, पर पछतावा है उन्हें जो भी किया। तभी तो वे चाहते थे उमेश के पेरेंट्स यहीं रहें, पर है वे स्वावलंबी तो रहते वहीं हैं और फिर वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा ठीक हो ही रहा है सब। मीरा को कुछ कुछ तो समझ से में आने लगा था। रजनी के पापा ने गलत किया उमेश और रजनी के साथ, पर रजनी खुश है अब, और साथ ही उमेश के पेरेंट्स ने उन्हें माफ़ भी तो कर दिया। उनके बेटे की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, पर गलती का एहसास बड़ी चीज़ है जो शायद अंकल जी को है। फिर शाम तक बातों का सिलसिला चलता रहा और फिर मीरा और सानू घर की ओर आ गई। सानवी जब घर जा रही थी तो रास्ते में वीर दिख गया। वह इस वक्त ऑन ड्यूटी था। सानू कुछ देर तक तो उसे देखते रही। इधर वीर को भी लग रहा था कोई तो है जो उसे देखे जा रही है, पर फिर जैसे ही उसकी नज़र सानवी पर गई कि वह उसे देखते हुए अपने हाथ हिलाने लगा। वह देखकर सानू ने अपने स्कूटी के मिरर स्टैंड पर हाथ टिकाकर कहा, किस एंगल से ये लंगूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लगता है? बस दादागिरी। एक दिन इसे खुद के चारों ओर न घुमाया ना तो मेरा नाम भी सानवी शर्मा नहीं।
वो तो अब भी घूमता हूँ। वीर की आवाज़ सानवी के कानों से जैसे ही टकराई और उसने अपनी नज़रों को ऊपर कर उसकी ओर देखा कि उसकी हालत भीगी बिल्ली सी बन गई। तो बोलो, घूमूं क्या? वीर ने दोबारा कहा तो सानवी ने ब्लश करते हुए अपनी आंखें भींच ली। तो वहीं सानू की इस अदा पर वीर मंद मंद मुस्कुरा उठा। वहीं उन दोनों के इस क्यूट से मोमेंट को किसी ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। मोमेंट कुछ यूँ था कि सानवी आंखें नीचे ब्लश करते हुए और वीर की नज़रें उस पर टिकी हुई, मंद मंद मुस्कुराते हुए। सानू जहाँ जीन्स और शर्ट और बालों को क्लच किए हुए फिर भी सामने के जुल्फ उसके चेहरे को छूने की नाकाम कोशिश करते हुए, तो वहीं वीर पुलिस वर्दी पहने बाहर से कड़क पर इस वक्त पिघल कर सानू को अपनी नज़रों से में भरते हुए। उधर वीर को तभी एक अर्जेंट कॉल आ गया और उन दोनों ने इस क्यूट से मोमेंट का सत्यानाश हो गया। हे भगवान, अच्छा हुआ चला गया, वरना पता नहीं ऑकवर्ड क्यों लग रहा था। अच्छा हुआ पीछा छूटा। इतनी आसानी से नहीं, वीर ने कहा तो सानू को एक अजीब सा एहसास गुदगुदा उठा गया। अब वह स्कूटी की ओर बढ़ ही रही थी कि उसने देखा वीर बातों में व्यस्त है और वह सड़क पार करने ही वाला था कि कोई गाड़ी अंधाधुंध गति से आते हुए वीर की ओर बढ़ी जा रही है। अब उसने आव देखा न ताव और जल्दी से वीर को अपनी ओर खींच लिया। वह गाड़ी सरपट दौड़ते हुए गुजर गई। दिमाग खराब है क्या? पुलिस वाले हो ना, फिर भी एक लापरवाह शख्स जैसे ही सड़क पर पार करनी है देखकर नहीं जा सकते क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सबका क्या होता? और मेरा फिक्र ही नहीं है तुम्हें तो। क्या कहते हुए सानू अपने पैर पटकते हुए जाने लगी और इधर न जाने क्यों पर चाहकर भी वीर उसे न रोक पाया। वक्त बीतते गया। सानू और वीर अब कम बातें करते और वो भी तब जब दोनों किसी न किसी के साथ होते। अकेले होते तो जैसे कुछ कह ही नहीं पाते और अक्सर एक खामोशी उनके दरमियाँ होती।